दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 50 सालों में इंसान दो ग्रहों पर रहने लगेगा तो आप अब यकीन करोगे क्या? या अगर मैं कहूं कि एक छोटा सा एस्टेरॉयड्स ट्रिलियंस की वैल्यू वाला गोल्ड और प्लेटिनम रखता है और अगला गोल्ड रश चांद या मंगल पर नहीं अंतरिक्ष में हो तो कैसा लगेगा? असल में ये बात सिर्फ साइंस फिक्शन की नहीं है, बल्कि साइंस फ्यूचर है। स्पेस एक्सप्लोरेशन आज सिर्फ क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं, सर्वाइवल का सवाल भी बन चुका है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रिसोर्सेज की कमी हमें अब आसमान की तरफ धकेल रही है। आज हम सिर्फ सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इंसान मंगल पर कैसे रहेगा, स्पेस माइनिंग से हमारी इकोनॉमी कैसे बदलेगी, एआई रोबोट्स कैसे इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरर्स बनेंगे, और सबसे ज़रूरी, क्या यह फ्यूचर सबके लिए होगा या सिर्फ अरबपतियों के लिए होगा? तो चलिए आज की ये लंबी जर्नी हम लोग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। स्पेस एक्सप्लोरेशन की जड़ें कंपटीशन और पॉलिटिक्स में थी। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया को दिखाना चाहते थे कि असली सुपर पावर कौन है। 1957 सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया और छोटा सा ये बीपिंग सैटेलाइट पूरी दुनिया को शॉक में ला दिया। 1961 यूरी गागरिन पहले इंसान बने जिन्होंने स्पेस में ऑर्बिट कंप्लीट किया, स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और ये सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था बल्कि जियोपॉलिटिकल विक्ट्री थी। लेकिन उसके बाद स्पेस रेस धीमी हो गई, लेकिन इसके पीछे कारण आखिर क्या था? क्योंकि चांद तक पहुंचना पॉसिबल हो गया था, लेकिन वहां सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल था। वहां चांद पर कदम रख तो लिए, लेकिन वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसान वहां पर सरवाइव आसानी से नहीं कर सकता था। इसके बाद फोकस शिफ्ट हो जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन करने वाले अपना एम कुछ और बना लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करने लग जाते हैं। और इन फोकस में सबसे पहला था स्पेस शटल प्रोग्राम, कि हम लोग कैसे एक रीयूजेबल रॉकेट्स बना सकें। रॉकेट्स को हम लोगों ने लॉन्च किया, लेकिन क्या उसी को हम लोग रीयूज कर सकते हैं कि नहीं, इस पर रिसर्च चलने लगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसा जगह जहां ह्यूमन के लिए परमानेंट स्पेस में एक जगह हो, जहां पर वो रहकर अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में रिसर्च कर सके, वहां रहने की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, क्या क्या वहाँ पर चेंजेस हम लोग कर सकते हैं कि उसको अपने रहने लायक बना सके। हबल टेलीस्कोप यूनिवर्स को समझने में सबसे बदलाव लाने वाला एक टेलीस्कोप साबित हुआ। लेकिन जैसे ही 21वीं सदी आती है, पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। अब सुपर पावर नहीं, बल्कि छोटे देशों और प्राइवेट कंपनीज भी इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में उतर चुके। इंडिया का इसरो, चाइना का CNSA, जापान का JAXA और कंपनीज में स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन ने स्पेस को डेमोक्रेटिक बना दिया। यानी शुरुआत पॉलिटिक्स से होती है, लेकिन आज स्पेस एक्सप्लोरेशन इकोनॉमी और सर्वाइवल का रेस बन चुका है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक इनविजिबल हिस्सा बन चुका है। हम लोग नेविगेशन की बात करते हैं तो हमें GPS और ऊबर जैसे फैसिलिटीज़ और गूगल मैप जैसी फैसिलिटीज़ नेविगेशन के ज़रिए मिलती है, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के ज़रिए सैटेलाइट को एक जगह पे इंस्टॉल करना।
कम्युनिकेशन जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जूम कॉल्स सारे कुछ सैटेलाइट नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं। वेदर की बात करें तो साइक्लोन्स और अर्ली वार्निंग, फ्लड प्रेडिक्शन जैसे पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के जरिए पॉसिबल हो रही है। साइंस जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें 13 बिलियन साल पुराना गैलेक्सी दिखा रहा है, तो ये 21वीं सदी के ये कुछ ऐसे परिणाम हैं जो कि हमारे दिल को एकदम सुकून पहुंचाने वाले साबित होते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे एक स्पेस को इमेजिन कर पाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है विज्ञान के चलते। आज अर्थ ऑर्बिट में लगभग 8000 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। स्टारलिंक ने अपना खुद 5000 सैटेलाइट बना चुका है और वो अभी रनिंग फेज में हैं। वो सभी के सभी सैटेलाइट्स चल रहे हैं जो रूरल विलेजर्स को इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। आज गांव देहात में भी आप जाओ तो आपको इंटरनेट एकदम स्मूथ चलता मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है स्टार लिंक के चलते। सोचिए अगर सैटेलाइट एक दिन बंद हो जाए तो क्या होगा। जीपीएस गायब, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स हो जाएगा। कम्युनिकेशन गायब, इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा। वेदर प्रेडिक्शन अगर बंद हो जाए तो नेचुरल डिजास्टर और डैमेज इतने ज़्यादा होंगे जिसका कि कोई हिसाब लगाना आसान सी बात नहीं है। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक बैकबोन बन चुका है। एलन मस्क का विजन है कि 2050 तक मार्स पर मिलियंस लोगों के लिए कॉलोनी बन जाए, लेकिन मार्स पर रहना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर अगर हम लोग रहना भी चाहें तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको कि फेस करना पड़ेगा और उन चैलेंजेस को पहले एक्सेप्ट करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ 90% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नाम मात्र का, मतलब लगभग 0% के आसपास ऑक्सीजन है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज -60 डिग्री का टेम्परेचर, सोचो कितना ठंडा, और वहाँ पर रहने लायक कंडीशन पहले हमें बनानी होगी, तभी वहाँ हम लोग सर्वाइवर का कुछ सोच सकते हैं। रेडिएशन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन कॉस्मिक रेज के कारण इंसान आसानी से मर सकता है। वाटर की बात करें जो कि हमारे लिए एक जीवन का काम करता है, जल ही जीवन है, तो वहाँ पर वाटर नहीं है, आइस है, लेकिन उस आइस को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अब इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो पहला सॉल्यूशन जो होता है वो डोम्ड हैबिटेट्स होता है। ऐसा सील्ड ग्लास डोम बनाना जिसमें एयर, प्रेशर और फार्मिंग किया जा सके, कॉस्मिक रेज भी आए तो कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उस डोम्ड ग्लास कवर्ड के अंदर में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। दूसरा सॉल्यूशन है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि बिना सॉइल के जर्मिनेशन, बिना सॉइल के एग्रीकल्चर, ये करना होगा तब जाके वहाँ कोई इंसान सरवाइव कर पाएगा। और AI रोबोट्स कॉलोनी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग उनको लगा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि वहाँ 90% कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका इस्तेमाल करके वहाँ का टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना ताकि इंसान वहाँ पे रह सके। नासा कहता है कि 2030s में ह्यूमन मार्स ऑर्बिट तक पहुँचेंगे। इसरो भी अपने मार्स मिशन पर काम कर रहा है। इसरो भी चाहती है कि मैं भी पीछे क्यों रहूं और मैं भी मार्स तक लोगों को पहुंचाने का काम करूं। लेकिन परमानेंट कॉलोनी शायद 2050s तक ही पॉसिबल है कि कोई एक कॉलोनी वहां बनेगा और इंसान वहां पे रहने लगेंगे। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ अरबपतियों के लिए है या फिर सच में
इंसानियत का वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि सारे इंसान धीरे धीरे वहाँ माइग्रेट करेंगे मार्स के तरफ। एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के फ्लोटिंग ट्रेजर चेस्ट्स हैं। 16 साइकी एस्टेरॉइड्स अकेला इतना वैल्यूएबल है कि उसकी मेटल्स की कीमत अर्थ की पूरी इकोनॉमी का 1 लाख गुना से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर लड़ाई करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर की, जिसकी वैल्यू उस एस्टेरॉइड्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगला जो माइनिंग का फेज होगा, लड़ाई होगा ना, वो स्पेस में चलने वाला है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा वहाँ से वैल्यूएबल्स एस्टेरॉइड्स को अपने तरफ ला सके। इसमें अगर हम इन माइनिंग की, स्पेस माइनिंग की जो बात करेंगे, तो इसमें पोटेंशियलिटी की बात करें ना, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे प्लेटिनम, गोल्ड और निकेल उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यूएबल्स वहाँ हमें एस्टेरॉइड्स में एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगे, $1 ट्रिलियन के इंडस्ट्रीज़ खड़ी होगी, अर्थ के रिसोर्स शॉर्टेज का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है। स्पेस से किसी एक एस्टेरॉइड्स को लाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इतना ज़्यादा होगा, वो एक चैलेंजिंग साबित होने वाला है। तो सवाल ये है, अगर कंपनी $1 ट्रिलियन मेटल्स निकालेंगी तो क्या मोनोपोली बन जाएगी? तो अब हम लोग बात करते हैं अभी जो ट्रेंड चला है AI सिस्टम का। तो AI और स्पेस एक्सप्लोरेशन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? AI सिर्फ धरती पर नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी बैकबोन साबित होगा। परसिवरेंस रोवर AI नेविगेशन से मार्स रॉक्स एनालाइज करता है, AI टेलीस्कोप का डेटा से एक्सप्लोरेशन खोजता है, AI टेलीस्कोप के डेटा से एक्सो प्लैनेट्स ढूंढता है, एस्ट्रोनॉट्स हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी AI सारा कुछ मैनेज करता है। यानी कि स्पेस में डॉक्टर्स की ज़रूरत अचानक पड़ जाए तो अर्थ से डॉक्टर का जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन AI सिस्टम उन्हें वहाँ पे मैनेज कर लेगा। AI रोबोट्स पहले प्लैनेट्स पर जाएंगे और कॉलोनीज बिल्ड करेंगे। इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है, रोबोट्स ही वहाँ पर जाएंगे, अपने को वो तो एडजस्टेबल रहेंगे ही, और वहाँ पे कॉलोनीज बनाएंगे, और वो सारा वो कंडीशन को फील करेंगे कि आखिर ये इस कंडीशन में ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं कि नहीं, और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर उस क्लाइमेटिक कंडीशन को इंसान के रहने लायक बनाया जा सके। स्पेस शायद सबसे पहले AI का होम होगा। सबसे पहले AI अपने लिए घर बनाएंगे, जो रोबोट जाएंगे पहले वो खुद को अपने उस सीड डोम में रखेंगे, और तब फिर कंफर्म करेंगे कि हाँ अब इंसान यहाँ पे आ सकते हैं। आज रिच लोगों के लिए स्पेस वैकेशन रियलिटी है। वर्जिन गैलेक्टिक सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स, ब्लू ओरिजिन, न्यू शेफर्ड और स्पेस एक्स स्टारशिप टूरिस्ट मिशन, ये सारा कुछ उन सारे बिलियनियर्स के लिए है जो कि स्पेस वॉकिंग का सपना देख रहे हैं। लेकिन टिकट्स की बात करें तो 2 लाख से 5 लाख डॉलर तक एक टिकट की दाम है, जो कि मेरे जैसे आप के लिए तो है नहीं, वो अरबपति खरबपतियों के लिए ही अभी टिकट अवेलेबल होंगे। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि टेक्नोलॉजी पहले लग्जरी होती है, उसके बाद सबकी पहुंच में जाती है। पहले ये बड़े बड़े लोग ही सारे लग्जरी आइटम्स का मज़ा उठाते हैं, उसके बाद ही कहीं किसी और तक पहुंचती है। जैसे 1920s में फ़्लाइट्स सिर्फ रिच लोगों के लिए थी, लेकिन आज की बात करें हम लोग तो हर वो एवरेज पर्सन जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये भी अर्न करता होगा ना, तो वो फ्लाइट से टू एंड फ्रो, आना एंड जाना दोनों ही कर पा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन उतना भी ग्लैमरस नहीं है जितना दिखता है। रिस्क और एथिक्स बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। स्पेस जंक ऑर्बिट में 100 मिलियन से ज़्यादा डेब्रिस घूम रहे हैं। वो सारे पार्ट्स स्पेस मिशन में जाने वाले रॉकेट्स के अब तक घूम रहे हैं, एक मलबा बनता जा रहा है। एक छोटा सा स्क्रू भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोचो जब स्पेस में इतने सारे सैटेलाइट्स और स्पेसशिप जाने लगेंगे उस समय क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो
कोई भी वहाँ ग्रेविटी है नहीं, तो सारे इधर से आकर अचानक टकराएंगे, उनसे बचना कितना मुश्किल होगा। मिलिटराइजेशन मतलब अगर कंट्रीज स्पेस में अपने वेपन्स डालेंगी तो वार स्पेस से कंट्रोल होंगे। आज हम लोग धरती से लड़ाई करते हैं, अर्थ से लड़ाई करते हैं इधर उधर, लेकिन अगर स्पेस से लड़ाई होने लगे तो वो कंडीशन को आप इमेजिन करके देखो कि सिचुएशन क्या होगा। मोनोपोली की बात करें तो कोई भी रिच नेशन और बिलियनियर्स स्पेस रिसोर्सेज को ऑन करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अगर हमने लेसन्स नहीं सीखे तो स्पेस एक्सप्लोरेशन भी वही इनइक्वालिटी रिपीट करेगा जो धरती पर है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2030 तक फर्स्ट ह्यूमन मार्स मिशन को कर लिया जाएगा। 2040 तक एस्टेरॉयड्स माइनिंग को कॉमर्शियल स्केल पर लाया जाएगा और 2050 तक स्पेस कॉलोनीज और इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट को इस्टेब्लिश्ड कर दिया जाएगा। साइंस फिक्शन हमेशा से ब्लूप्रिंट रहा है। जूल्स वर्ने ने 1865 में चांद की यात्रा पर लिखी कि 100 साल बाद इंसान सच में चांद पर गया है। तो क्या आज की मार्स मिशन और एआई स्टोरीज 2050 तक रियलिटी बनेंगी? सोचने वाली बात है। स्पेस टेक्नोलॉजी इंसान का सबसे बड़ा एडवेंचर है। यह हमें इंस्पायर भी कर सकती है और डिवाइड भी। अगर हमने इसे वाइजली यूज़ किया तो कॉलोनीज, रिसोर्सेस और नई सिविलाइजेशन बनेगी, वो भी दूसरे किसी ग्रह पर। अगर इसका हमने गलत इस्तेमाल किया तो वार्स और इनइक्वालिटी भी आएगी और वो सिचुएशन कंट्रोलेबल नहीं होगा, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फ्यूचर हमारे हाथ में है। क्या हम स्पेस में सबका फ्यूचर बनाएंगे या फिर सिर्फ अमीरों के लिए एक प्लेग्राउंड तैयार करेंगे? अगर आपको ये स्पेस की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे को किसी नए डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और इमेजिन करते रहिए अपने स्पेस को कि क्या इस स्पेस में हम लोग कभी जा पाएंगे। थैंक यू। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप होते हैं यहाँ रूबरू टेक की दुनिया से।